ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡೋಣ. सबसे स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने डिक्लेयर किया. 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए और यहां बताया गया कि आपने नोटबंदी के संबंध में कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोलते हैं. इतने नियम बदले, बहुत अच्छा याद रखते हैं. 150 आदमी मर गया, 150 बार नियम बदल गया. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता की कोई तकलीफ तुरंत हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे. दूसरा, जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था. लड़ाई का मौसम था. एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था. लड़ाई पल पल चल रही थी. वो एक तू डाल डाल में 5-5 इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी. लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है. क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी. उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, 9 यानी देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 आप उसने एक नाम लिया है जिसको मनरेगा कहते हैं. कई यात्रा करके आया हुआ है. और हर राज्य में जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए, हर किसी ने किए थे. तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था. लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं. 1035 बार नियम बदले गए. आप कभी अपने तो आईने में झांकिए. और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था. क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था उसको भी आपको लाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े. और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया. एक्ट तो एक बार हो गया, एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है. और इसलिए मैं आज You listen to the honorable Prime Minister ना. We have listened to you. हमने सुना है आपको, आप भी शांति से सुनिए. और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय 1.25 घंटे मिल चुके थे बाबू. और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूं. काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं. और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी. काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए, अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट. अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट. और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात की ओर और भी ध्यान देना चाहता हूं. सरकार नियमों से चलती है,
संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती हैं। जो नियम आपके लिए थे वो नियम हमारे लिए भी हैं, लेकिन फर्क कार्य संस्कृति का होता है। नीतियों की ताकत भी नियत से जुड़ी हुई होती है। अगर नियत में खोट है तो नीतियों की ताकत माइनस में चली जाती है, जीरो छोड़ो माइनस में चली जाती है। और इसलिए हमारे देश में उस कार्य संस्कृति को भी समझने की जरूरत। जब भी हम कुछ बोलते हैं यहां से, ये तो हमारे समय था, ये तो हमारे समय था, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं ही उसी पर खेलूं। थोड़ा आपके मैदान में खेलने के लिए आना पसंद करूंगा आज मैं। और इसलिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था। आपको ज्ञान कल ही हुआ ऐसा थोड़ा था, आपको जानकारी थी। लेकिन महाभारत में कहा है इस प्रकार से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म क्या है वो भी जानते थे, लेकिन उसे छोड़ने का आपका सामर्थ्य नहीं था। मैं बताता हूं जी, हम मुझे कहिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कहूंगा तो वहां से आवाज उठाई, ये तो हमने शुरू किया था। मैं हमने शुरू किया था उसी से शुरू करना चाहता हूं। अब देखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 से 14 3 साल सिर्फ 59 गांवों में ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा, और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह सेंट्रलाइज था। वो तो क्या कारण है सब जानते हैं। अब आप देखिए हमने पूरी कार्य संस्कृति कैसे बदलती है, अप्रोच कैसे बदलता है। सब राज्योों को पहले साथ में लिया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब स्कूल में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलना चाहिए, पंचायत घर में मिलना चाहिए, इस प्राथमिकताओं को तय किया। प्रोक्योरमेंट क्या था, वो भारत सरकार के हाथ से रख करके हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, और परिणाम ये आया कि इतने कम समय में अब तक 76,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया। दूसरा, अभी यहां बताया जा रहा था कल कि आप लेस कैश सोसाइटी या कैशलेस सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास क्या है, मोबाइल। मैं हैरान हूं। मैं तो 2007 के बाद से जितने चुनाव सभाएं सुनी हैं, आपके नेता गांव-गांव जाके कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाए, राजीव गांधी मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी ने गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी। आप ही का भाषण है। और जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहते हैं मोबाइल फोन ही कहां है। ये समझ नहीं आ रहा है भाई। आप ही कह रहे थे हमने इतना कर दिया, जब मैं उसमें कुछ अच्छा जोड़ रहा हूं तो कहते नहीं वो तो है ही नहीं। तो ये क्या समझा रहे थे आपको जी, क्यों ऐसा कर रहे हो जी। दूसरी बात है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि पूरे देश के पास सब नहीं है, लेकिन मान लो अगर 40% के पास है, तो क्या उन 40% लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 60% का चलो बाद में देखेंगे, कहीं तो शुरू करें। और इसका लाभ है, डिजिटल करेंसी को हम कम ना आके, आज हमारा एक एक एटीएम उसका
संभालने के लिए एवरेज 5 पुलिस वाले लगते हैं। करेंसी को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए सब्जी और दूध के मोबिलाइजेशन के लिए जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा उसके मोबिलाइजेशन से खर्चा होता है। अगर हम इस बातों को समझे तो जो कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना ये नेतृत्व का काम होता है, किसी भी दल का हो। उससे लोगों का भला होने वाला है। अभी मुझे कोई बता रहा था, एक सब्जी वाले ने शुरू किया, कल ही कोई मुझे रिपोर्ट देके गया। उसको पूछा तेरा क्या फायदा है? बोले साहब पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, सबको मैं जानता था। अब मान लीजिए 52 रुपीज का सब्जी लिया तो फिर वो मैडम कहती थी चलिए जेब और पैसे नहीं 50 रुपए का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपए चले जाते थे। अब मैं भी बोल नहीं पाता था और बोले मैं लगाता था हिसाब, तो साल भर में मेरा 800-1000 रुपया ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था। बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपीज 45 पैसा है तो पूरा मिलता है। बोले मेरा तो 800-1000 रुपया बच गया। देखिए चीजें कैसे बदलती है। और इसलिए हम कम से कम, आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाएं। जहां है मान लीजिए गांव में नहीं है, शहरों में है तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कार्य संस्कृति कैसे बदलती है। अब ये रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ क्या? ये टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। तो ये कहना कि ये तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, अब कहां जाओगे भाई? लेकिन फर्क क्या है, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है। ये फर्क। और हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं। कार्य संस्कृति टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़ करके उसका जो उपयोग हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे। इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने। 22 लाख। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक महीने में 8,017 घर बने। हमारी योजना से 13,530 घर बने। रेलवे, पहले ब्रॉड गेज रेलवे का कमीशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करता था। पिछले साल ये बढ़कर के 1500 किलोमीटर से सामने 3,000 किलोमीटर, डबल। और हम 3500 किलोमीटर तक। और इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए। योजनाबद्ध तरीके से हर पल हर चीज का मॉनिटर करते करते यही लोग, यही कानून, यही मुलाजिम, यही फाइल, यही माहौल, उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्धंति।
कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं? हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में हैं। कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले 2 साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को लाया गया। 2014 में 2700 मेगावाट थे, आज हम उसको 9100 मेगावाट पहुंचा दिए हैं। सबसे बड़ी बात, डिस्कॉम योजना के कारण, उदय योजना के तहत राज्यों को उस योजना जब वो सफल कर पाएंगे, करीब करीब 1,60,00,000 से ज्यादा रकम राज्यों की तिजोरी में बचने वाली है। और राज्यों के साथ जोड़ करके अगर भारत सरकार ने 1,60,00,000 की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहते कि वाह, मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम के द्वारा, उदय योजना के द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके लिए विकास के काम आने वाली है। और ऊर्जा क्षेत्र का जो बोझ है, उस बोझ से वो बचने वाले हैं। 16, 17, 40,920, 33.7% इंक्रीज, 33.7% इंक्रीज। और इस साल के बजट में 52,393, 52,393। और इसलिए और ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, आप ये झूठ है, ये नहीं कह सकते। आप सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। एक और काम मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के समय किस प्रकार से काम किए जाते हैं। 17 मंत्रालय के 84 योजनाएं हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार योजना के साथ जोड़ करके उसको आगे किया। और 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में दिया गया। अब उससे क्या लाभ हुआ है, और इसको समझना होगा कि किस प्रकार से हर गली मोहल्ले में चोरी लूट की व्यवस्था रही थी। और मैं जानता हूं, इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी लूट को रोकूंगा तो मेरे पर कितना तूफान होगा। और तब जाकर मैंने गोवा में बोला था कि मैं जानता हूं, मैं ऐसे निर्णय करता हूं, मेरे पर क्या बीतेगी मुझे मालूम है, आज भी मालूम है। और इसमें दोबारा कहता हूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है। उसके कारण मुझे अंदाज है मुझ पर क्या क्या जुल्म होने वाले हैं। उसके लिए तैयार, उसके लिए तैयार। क्योंकि देश के लिए मैंने ये प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं, और इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। पहल योजना
हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे, सब्सिडी मिलती थी। जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लीकेजेज करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लीकेजेज रुका, जिसका परिणाम ये आया कि 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में हम सफल हुए। आप जरा अध्ययन कर लीजिए, आप अध्ययन कर। मैं सदन में जब बोलता हूं तो जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। पिछले 2.5 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड, गरीब आदमी के हक को छीनने का काम फर्जी राशन कार्ड वाले करते थे। गरीब को जो मिलना चाहिए उसको बिचौलिए अपने यहां फर्जी राशन कार्ड के थप्पे रखते थे और माल चुरा लेते थे और काले बाजारी में बेचते थे। जब से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आधार का उपयोग किया, करीब करीब 4 करोड़ 3 करोड़ 95 लाख करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। उससे करीब करीब 14,000 करोड़ ये इतनी रकम बिचौलियों मार खाते थे, गरीब के हक का मार खाते थे, वो मुख्य धारा में आया और गरीबों की तरफ गया। मनरेगा में आधार से पेमेंट दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है, करीब 94% सक्सेस मिली है और उसका परिणाम यह हुआ है कि लीकेजेज 7,633 करोड़ 7,633 करोड़ रुपीज उसका लीकेज अब तक बच पाया है। और ये हर वर्ष, एक वर्ष का नहीं, आने वाले वर्षों में भी बचने वाला और आगे भी जो है किस प्रकार से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP करीब करीब 400 करोड़ रुपया, जिसका कोई लेनदान नहीं मिल रहा है लेकिन पैसे जाते थे। कुछ तो ऐसी चीजें पाई गई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ वो बेटी विधवा भी हो गई और खजाने से धन भी जा रहा है। इन सब को रोकने की कार्य संस्कृति को लेकर के हम चले हैं। स्कॉलरशिप, ऐसे कई चीजें हैं। एक मोटा मोटा अंदाज लगाता हूं, एक वर्ष में, और ये हर वर्ष, अभी तो मैं कह रहा हूं शुरुआत है, 49,500 करोड़ रुपीस ये बिचौलियों के पास जाते हुए रुक गए। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो गरीबों के हक का था वो बिचौलिए खा जाते थे। करप्शन के नाम पर, लूट के नाम पर उनको रोकने का काम, उसके लिए एक बड़ी हिम्मत लगती है, करके दिखाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कार्य संस्कृति का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर वर्ष राज्यों के मुख्यमंत्री भारत सरकार को इस बात की चिट्ठी लिखते थे कि हमें यूरिया मिलना चाहिए, यूरिया। मैं भी जब मुख्यमंत्री था लिखता रहता था और यूरिया पाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। मैं आज बड़े संतोष के साथ कहता हूं, पिछले 2 साल से किसी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी। कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं लगी है, कहीं यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लेकिन ये बात हम भूले नहीं, पुराने अखबार निकाल दीजिए, किसानों को यूरिया पाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। अब मुझे बताइए, नीम कोटिंग इसका ज्ञान सिर्फ हम ही को है क्या? क्या आपको नहीं था क्या? आपको था। आपने 5 अक्टूबर 2007 यूरिया नीम कोटिंग की चर्चा आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिंसिपली अप्रूव हुई। 5 अक्टूबर 2007 से लेकर के क्या हुआ,
करीब करीब 6 साल। एक तो आपने कैप लगाई 35%, उससे ज्यादा नहीं नीम कोटिंग करना। आप 100% नहीं करते तब तो उसका कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि यूरिया चोरी होता है, कारखानों में चला जाता है, किसान के नाम पर सब्सिडी के बिल कटते हैं, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिलता था। यूरिया का दूसरा दुरुपयोग होता था सिंथेटिक मिल्क बनाने में, और उसके कारण गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता था। यूरिया को 100% नीम कोटिंग किया। आपने निर्णय किया था 6 साल में आपने सिर्फ 35% का कैप लगाने बाद 35% भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 20% नीम कोटिंग किया। हमने आकर के इस बात को हाथ में लिया और 188 देश आपका 6 साल में 100% यूरिया नीम कोटिंग कर दिया। इंपोर्टेड यूरिया को भी नीम कोटिंग कर दिया, और उस नीम कोटिंग का लाभ इसका हमने सर्वे करवाया है ना। आपकी कार्य संस्कृति हमारी कार्य संस्कृति में फर्क इतना है, नीम कोटिंग की बात आती है आप खड़े हो जाते, ये तो हमारे जमाने का है, वो आपके जमाने का। आपके मैदान में आज खेलना मैंने तय किया है, इसलिए मैं खेल करके दिखाता हूं कि आपका हाल क्या है। नीम कोटिंग का अध्ययन हमने करवाया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, उन्होंने जो एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया है, किसानों का कितना भला हो रहा है। देखिए, धान के उत्पादन में 5% वृद्धि, गन्ने के उत्पादन में 15% वृद्धि। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसानों को इसके कारण कितना खर्चा बच रहा है। किस प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबसे एक आह्वान किया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है। इसको राजनीतिक तराजू से न तोला जाए। तत्कालीन हर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हर किसी को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज हर वर्ष 5-7 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिम कभी न कभी चुनावों में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अध्यापकों प्राध्यापकों को चुनाव के काम में जाना पड़ता है। हमारे भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, बार बार चुनाव के कारण हो रहा है, और उसके कारण खर्च में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। और इसलिए 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1100 करोड़ का खर्च हुआ था, और 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ 4000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं इस गरीब देश पर, यह गरीब देश पर कितना बोझ पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनेक नई नई चुनौतियां आ रही है। प्राकृतिक संकटों के कारण भी सिक्योरिटी फोर्स की मदद लगती है। दुनिया भर में फैल रहा आतंकवाद और हमारे दुश्मन देश जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स को उसमें ताकत है। इतना बड़ा काम बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादातर शक्ति चुनावी प्रबंधनों में लगाई जानी पड़ रही, उनको भेजना पड़ रहा है। इन संकट को हम समझे और एक दीर्घदृष्टा के रूप में कोई एक दल इसका निर्णय नहीं कर सकता है, सरकार इसका निर्णय कतई नहीं कर सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जिम्मेवार लोगों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान हमने खोजना होगा, हमें रास्ता खोजना होगा। और राष्ट्रपति जी ने जो चर्चा निकाली है उस चर्चा को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हुए, उनके धन्यवाद के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। के बारे में आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारे देश की ग्रामीण अर्थकारण को मजबूत किए बिना देश का अर्थकारण आगे नहीं बढ़ता है। मैं हैरान हूं, हमारे विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति जी के संबोधन में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा, मजदूर, इनके उल्लेख से भी परेशानी हुई। क्या इस देश में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इन लोगों का क्या उन लोगों का राष्ट्रपति के भाषण में स्थान नहीं होना चाहिए? उसे पीड़ा होनी चाहिए।
मैं हैरान हूं कि ऐसी पीड़ा क्यों होती है। हमने कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया क्योंकि मैं मानता हूं, अब आप देखिए मनरेगा में कैसा मूलभूत परिवर्तन आया। आपने 3 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपए बढ़ाया था, हमने आकर के 2 साल में 11,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। क्यों? हमने उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, हमने उसके अंदर जियो टैगिंग का व्यवस्था की है और हमने बल दिया है कि तालाब पर बल दिया जाएगा कि सिंचाई, ये सबसे बड़ी बात है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटे छोटे तालाब काम आ सकते हैं, गरीब व्यक्ति कमा सकता है और उसके कारण करीब 10 लाख से ज्यादा तालाब बनाने का संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। और पिछले बार भी हमने तालाब की ओर बल दिया था, उसी से हमारे जो किसान हैं उनको एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, जियो टैगिंग के कारण मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, उसका भी लाभ होगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के अंदर बहुत चीजें होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं किए। हमने सैटेलाइट छोड़ करके ही अखबारों में, सुर्खियों में जगह बनाने का प्रयास किया। ये सरकार है जिसने लगातार भरपूर प्रयास किया है और उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन फसल बीमा लेने के लिए किसान तैयार नहीं था। फसल बीमा पहले भी थी, लेकिन किसान के हकों की रक्षा नहीं होती थी। मैं चाहूंगा, हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल के सिवाय भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। इस सदन के सभी लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करें और हमारे इलाके के किसानों को कैसे मदद मिल सकती है इसका फायदा पहुंचाए। पहली बार बुआई न हुई हो प्राकृतिक आपदा के कारण, तो भी वो बीमा का हकदार बना है और फसल काटने के बाद भी अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई और आपदा आई तो भी वो फसल बीमा का हकदार बने। ये निर्णय छोटा नहीं है, और इसलिए ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम हमारे किसानों को ये जो लाभ मिला है उस लाभ को हम पहुंचाए। सॉइल हेल्थ कार्ड, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अपने इलाके के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड समझाइए, उनका फायदा होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी, सही भूमि पर सही फसल से उपयुक्त लाभ होगा। ये सीधा सीधा विज्ञान है, उसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें मैं तो चाहूंगा छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आगे आए, खुद अपनी प्राइवेट लैब बनाएं और वे खुद सर्टिफाइड लैब के द्वारा धीरे धीरे गांवों में भी एक नए रोजगार का क्षेत्र भी खुले, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने और भी अनेक विषयों यहां पर युवाओं के लिए चर्चा हुई, रोजगार के अवसर, मुद्रा योजना से करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना कोई गारंटी जो धन दिया गया है, या तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या पहले से था तो एक अधिक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए वो ताकत आई है। हम लोगों की यही सोच रही, जब तक हम देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाएंगे, हमारी नीतियां वो होनी चाहिए कि हर जगह पे उसके रोजगार की संभावनाएं बढ़े, और हमने उस नीति को अपनाया, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है और उसका लाभ है कि हमारे यहां कृषि क्षेत्र, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब लागू कर रहे हैं तो उस काम में रोजगार लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऊर्जा गंगा की योजना के साथ पूर्वी भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। सैकड़ों किलोमीटर का गैस पाइपलाइन लगने वाला है। क्या नौजवान को रोजगार की संभावना उसमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है? और इसलिए विकास का वो दिशा हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हमने अभी टेक्सटाइल में, जूतों के क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके कारण अनेक लोगों को नए रोजगार और नए नए क्षेत्रों में रोजगार की इसकी संभावना हुई है। देश के छोटे उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और छोटे छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा उसके कारण
हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये अगर हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया रखे तो हम दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं और हमारे छोटे उद्योगकारों की एक्सपोर्ट करने की ताकत होती है। बड़े बड़े उद्योगकारों को छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं, वो छोटे छोटे कारखानों से मिलते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया में हम मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए सरकार ने और अभी बजट में जो योजना लाए हैं, नए बजट में, उसका लाभ 96% उद्योगकारों को मिलने वाला है। 96%। 4% जो बड़े लोग हैं वो बाहर रह गए, लेकिन 50 करोड़ से कम वाले करीब 96% है, उन सबको फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके कारण रोजगार के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ने वाली है। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं हैरान हूं। अपने सीने पर हाथ रख करके पूछिए, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घंटे राजनेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए थे, कैसी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है, उनको अपनी भाषा बदलनी पड़ी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय को कोई मुझे पूछता नहीं है। नोटबंदी में तो पूछता है कि मोदी जी सीक्रेट क्यों रखा, कैबिनेट को नहीं बताया, ऐसा पूछ। कैबिनेट को भी नहीं बताया, बोले कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। लेकिन आप मान के चलिए, ये देश, हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी शक्तिवान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यस प्लीज। मुझे विश्वास है कि हम इस सदन में संवाद हो, नए नए शोध हो, नए नए विचारों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान के पुजारी हैं, विचारों का स्वागत करने वाले लोग हैं। जितने नए विचार मिलेंगे, किसी भी दिशा में से विचार आए, जरूरी नहीं है कि विचार इसी दिशा में आए, इसी दिशा में विचार आए, उत्तम विचारों का स्वागत है। क्योंकि हमें सबने मिलकर के, अल्टीमेट हम सबका उद्देश्य है हमारे देश को आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य है देश को बुराइयों से मुक्त कराना। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और विश्व के अंदर एक अवसर आया है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। आज की जो विश्व की अवस्था है, उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है। इस अवसर का अगर हम फायदा उठाएं और एक स्वर से, एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे, मुझे विश्वास है विश्व में भी जो सपना देख करके हमारे पूर्वज चले थे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, सदन ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स, क्या होता है, किस बात